नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। रोजाना वंदे राष्ट्र में एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम करिए, इस बात की चिंता जरूर कर लीजिए कि इस देश पर, इस देश के नागरिकों पर कोई आंच ना आए। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार में या प्रशासन में बैठे लोगों की नहीं है। यह देश 140 करोड़ लोगों से बना है और धरती के इस टुकड़े के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठौर नहीं है। यह बात मैं लगातार कहता हूं, इस बात पर बहुत जोर देता हूं। उसके पीछे का जो कारण है, अगर वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आज जिस खबर को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस खबर से ही आप कोई सबक ले लीजिए। सुबह सवेरे जब आप अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लगे होंगे, दिल्ली में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी वो तस्वीरें देखी हैं, उसकी रूह फना हो गई। और ये असाधारण घटना दिल्ली के मालवीय नगर में हुई। जिस तरीके से ये घटना हुई, उसने हमारे सिस्टम पर जो सवाल खड़े किए हैं वो तो अपनी जगह हैं ही। ये भी मत भूलिए कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर यह घटना हुई, उसको संचालित करने वाला हमारे और आपके जैसा ही कोई एक व्यक्ति था, जिसने कानून का उल्लंघन किया, अपने स्वार्थ को बढ़ाता चला गया और नतीजा दिल्ली में मालवीय नगर इलाके के फ्लरिश स्टे होटल में आग, अग्निकांड की घटना। 30 से ज्यादा लोग इस हादसे में झुलस गए। 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह साधारण घटना नहीं है। मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक हैं जो बांग्लादेश और अफ्रीका के देशों से हिंदुस्तान आए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 के आसपास आग लगी। उससे पहले का भी एक समय आ रहा है कि 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 8:50, इस तरीके के टाइम में अभी थोड़ा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। आग ऊपरी मंजिलों पर बने कमरों में लगी और बेसमेंट तक पहुंची। यह होटल दिल्ली के प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल और एम्स भी है। बताया जा रहा है कि अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले परिजन भी इस होटल में रुका करते थे। जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। फ्लरिश होटल रेस्टोरेंट, जहां पर देशी और विदेशी आकर के रुकते थे, जिस तरीके का वहां पर अग्निकांड हुआ, उसने 21 लोगों की जिंदगी ली। इस दर्दनाक हादसे पर मालवीय नगर के विधायक सतीश उपाध्याय और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में है। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस पूरी तरीके से, पूरा दिल्ली पुलिस उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया
उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं और खास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर कुछ जो इन्होंने बताया है कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी, प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो तो उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। ये मानेंगे ये सवेरे 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तारों का जाल बिछा हुआ है, उस चक्कर में आग लगी है, शायद हीटेड होकर के वायर जल गया होगा। उसके बाद जो पड़ोस में होटल है जहां 20 से 25 कमरे हैं और सामने चूंकि मैक्स हॉस्पिटल है, जब वो जो वहां इलाज कराने लोग आते हैं उसके परिवार यहाँ ठहरते हैं और शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर के मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उससे अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं भी क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित हूं। फायर ब्रिगेड जब आई उसके बाद वो लोग भी लग गए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफी लोग आहत हुए हैं और 99% लोग फॉरेनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, सोमालिया के भी हैं, कुछ और मिडिल गल्फ कंट्रीज के भी हो सकते हैं। अब सारे अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मैक्स हॉस्पिटल, एम्स, ये ऐसे अस्पताल हैं जहां देशी विदेशी दोनों लोग अपना इलाज कराने पहुंचते हैं और आप तस्वीरों के जरिए अभी अंदाजा आपको लगवाते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से आग लगी, ये पतले पतले घर हैं और जहां एक मंजिल की परमिशन है वहां इन्होंने कई कई मंजिल तान दिया है अपने मकान को। निकलने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, वही नीचे आ रही हैं। किसी तरीके का लिफ्ट का अरेंजमेंट नहीं है, कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। कमरों में एक एक खिड़की बमुश्किल निकली है। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके की स्थिति है। कांच लगा हुआ है, आग फैली, तारों का जाल है, बिजली, जिस तरीके बिजली के तारों का ही यह जाल है। मान लेते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट से भी यह आग लगी है और जिस तरीके से आग ने फैलना शुरू किया है, कहीं किसी को कोई स्पेस ही नहीं मिला, एक जगह भी स्पेस नहीं छोड़ी गई कि किसी तरीके से कोई व्यक्ति, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इस बिल्डिंग से बाहर आ पाए। और यही कुछ हुआ है आज यहां इस मालवीय नगर की बिल्डिंग में, इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में। 6 कमरों की परमिशन थी, 25 कमरे किराए पर चलाए जा रहे थे। यही मैं आपसे कह रहा था कि जो आदमी का लालच है, कानून तोड़ने की जो स्वार्थ की जो पराकाष्ठाएं हैं, उसकी वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली ने इस तरीके की स्थितियां पहली बार देखी हूं, इससे पहले भी स्थितियां इस तरीके की बन चुकी। जो लोग इस आग में फंसे थे, महिलाएं जो फंसी थीं, उन्होंने 4थे माले 5वें माले से कूद करके अपनी जान बचाई है। जहां ये होटल है उसके ठीक सामने एक रजाई गद्दे वाला, एस्बेस्टस की टीन शेड पे वो अपनी रजाई गद्दा बेचता था, उसने अपने गद्दे और रजाइयां इस होटल के बाहर लगा दिए। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से उसने रजाई और गद्दे बिछाया ताकि जब खिड़की से लोग ऊपर से कूदें 3 माले 4 माले के बाद, तो फिर उनको चोटें ना आए। फिर भी जिस तरीके की स्थिति है, जान बचाने के लिए आदमी कूदा है, कूदने के बाद उसको चोट भी आई है, चोट आने के बाद उसे अस्पताल भी ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड भी देर से पहुंची है, तत्काल नहीं पहुंच पाई। जिस तरीके की ये घटना हुई है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जब हम कानून तोड़ते हैं तो उसके अंजाम किस तरीके के आते हैं। जिन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि करीब 39 लोगों को मैक्स हॉस्पिटल लेकर के जाया गया।
18 लोगों की जान चली गई मैक्स हॉस्पिटल में, 5 लोगों को हल्की चोट आई थी, उन्हें बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया, 15 लोग अभी भी आईसीयू में हैं, 8 वेंटिलेटर पर हैं, एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा झुलस गया, उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। एम्स में भी 13 लोगों का इलाज किया जा रहा है। 3 वो लोग हैं जिन्होंने होटल के कमरों से जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी, किसी का पैर टूट गया, किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, किसी का हाथ टूट गया, इस तरीके की स्थितियां। अस्पताल के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आग से बचने के लिए ऊपरी मंजिल से कूदने की वजह से भी कई मरीजों को फ्रैक्चर हुआ है, जबकि उस जगह पर रजाई गद्दा बिछाया गया ताकि लोगों को कम चोट आए। आप सोचिए अगर वो स्थिति ना होती, ये स्थिति ना होती तो और ज्यादा चोटें आती। एक मरीज की रीढ़ की हड्डी में चोट आई, उसकी न्यूरो सर्जरी हो रही है। रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद कई वीडियो सामने आए जिसमें देखा गया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग से कूद रहे हैं, खिड़कियों से कूद रहे हैं। खिड़कियां शीशे की हैं, वो शीशा नहीं टूट रहा है, किसी तरीके से वो तोड़ करके उसको और जान बचाने के लिए कूदना ही चाहते हैं। स्थिति यह थी कि ऊपर से आग जब नीचे तक फैल गई, आप नीचे जब कूद रहे हैं तो भी आप आग की लपटों में घिर सकते हैं, यह भी एक जान का खतरा है। सामने बिजली के तार हैं, उनमें आप फंस सकते हैं। तो आप सोचिए कि जिनकी जान पर बन आई आज सुबह सुबह, उनके लिए कितनी भयावह स्थिति होगी। आग लगने के बाद सबसे पहले स्थानीय लोगों ने ही राहत और बचाव का काम किया। इस घटना के समय मौजूद लोगों ने क्या देखा और बताया है, वो भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। आग बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसा था वहाँ कोई जा नहीं सकता था अंदर, आग इतनी आग थी। हम फिर भी सारे हम लगे गांव वाले, और आग को हमने बिल्कुल भी आग नहीं देखी, हम भी जल सकते थे, लेकिन हमने कोई अपनी बिना परवाह करे हम अंदर चले गए। हमने निकाले नीचे से, उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। सर हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों पर मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। आम 8:50 के आसपास जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, हम पहुंचे, हम सब पहुंचे पूरी टीम, और सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है, पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहाँ मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस से होश था, लेकिन पर अनकॉन्शियस धुएं की वजह से। हाँ, हम खुद एम्बुलेंस से लेके गए। दिल्ली के होटल में आग कैसे लगी अभी ये स्पष्ट नहीं है, जांच चल रही है, लेकिन 21 लोगों की मौत के पीछे जो लापरवाही सामने आ रही है वो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। यही इस अग्निकांड के साथ साथ 21 लोगों की मौत का कारण भी बना है। जिस तरीके से इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में रहने वालों की जान के साथ में खिलवाड़ किया गया, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग में 6 कमरों की अनुमति थी, 25 बना लिए गए, कमरों की संख्या बढ़ाई गई। बिल्डिंग में बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता ही था, जीना ही था, जिसको मैंने आपको अभी बताया। चैनल में ताला बंद था, जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। आमतौर पर इस तरीके के होटल्स जो होते हैं वहां पर लॉक एंड की का बड़ा सिस्टम रहता है। एम्बुलेंस भी देर से पहुंची और इस वजह से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। तो ये जिस तरीके की स्थितियां हैं, ये अपने आप में बड़ा विभत्स करने वाली हैं। एक चीज और भी है, आप इस बात को भी समझ लीजिए कि इस तरीके की जो परमिशन है वो कैसे मिली। अब इसमें दोष जहां से सरकार का शुरू होता है वो भी आप समझिए। दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सरकार को पर्याप्त बजट आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार ने भी किया था, राज्य सरकार का भी अपना बजट था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के राष्ट्रमंडल खेल कराने वाली थी। आखिर तक 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, स्थिति यह थी कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा करके दिल्ली की गंदगी को छिपा दिया गया, कुछ सजावटी गमले रख दिए गए और हर चीज विदेशियों को या जो खिलाड़ी आ रहे हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है उस पर खरी खरी दिखे, ठीक ठाक सी दिखे, इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए बस ढांप करके रख दिया गया था दिल्ली को।
जो विदेशी लोग यहां पर आ रहे हैं, उनके जो खेल प्रेमी दुनिया भर से दिल्ली में आ रहे हैं, उनके रहने ठहरने के लिए बहुत सारे होटल्स और अपार्टमेंट्स ये सब भी बनने थे, बजट था उसका, बना कुछ नहीं। सरकार ने क्या किया उस समय, सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट BNB ये एक स्कीम लेकर के आई सरकार, और सरकार ने कहा कि अगर किसी के घर में 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे इस तरीके का है तो हम उसको एक होटल की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा NOC वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में जैसे रहते हैं उसी तरीके से आप विदेशी मेहमानों को भी कुछ स्पेस निकालिए और ठहराना शुरू कर दीजिएगा। तो जब इस तरीके की स्थिति बनी तो हर घर को लेकर के एक स्थिति, मतलब उसमें अलाउ किया गया कि आपके यहां 2 कमरे निकल सकते हैं, आपके यहां 4 निकल सकते हैं, 6, जिस बिल्डिंग में आग लगी यहां 6 कमरे निकल सकते थे। बनाया क्या उसने, बिल्डिंग बढ़ाता चला गया, बढ़ाने के बाद उसमें 25 कमरे बना दिए। अब जहां 6 की परमिशन थी वहां 25 कमरे बन गए, तो जाहिर सी बात है कि एक कमरे में 2 आदमी भी रुका है, 3 आदमी भी रुका है, और इस तरीके से मतलब बेड, केवल बेड देने का पैसा और उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट। बाकी जो लोग यहां पर रुकते थे या तो वो पढ़ाई करने आए हैं, दिल्ली में किसी काम से आए हैं, या अस्पताल सामने है उसमें इलाज वगैरह कराने आए हैं, तो इस तरीके का वहां पर बेड के हिसाब से पैसा लेते थे। मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी, असल में उसके पास कॉमर्शियल होटल का लाइसेंस नहीं था, और कॉमर्शियल होटल था भी नहीं। सरकार की एक योजना के तहत यह होटल बनाया गया था, बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस इसे मिला था। इसके बाद मेहमानों को एक घर में, जैसा मैंने आपको बताया कि कमरा दिया जाता था, ब्रेकफास्ट, भारत सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया अभियान के तहत 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसी लाइसेंस की आड़ में यह पूरा एक कॉमर्शियल होटल ही बना लिया गया। होटल को BNB लाइसेंस के आधार पर चलाया जा रहा था, जबकि यह गैर कानूनी है। BNB में जो लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल है, दस्तावेज कम चाहिए होते हैं, और अग्निकांड या अग्नि सुरक्षा के लिए किसी विभाग की NOC लेना जरूरी नहीं है। दिल्ली में आधिकारिक तौर पर सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत पंजीकृत 432 से अधिक घर और कुल 2200 से अधिक कमरे मौजूद हैं। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर अनौपचारिक होम स्टे, गेस्ट हाउस को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो दिल्ली NCR में इनकी कुल संख्या 2300 से ज्यादा हो जाती है। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे आजकल आप देखते हैं ओम्स वगैरह हैं, लोगों ने अपने घरों में 1-1 कमरा, 2-2 कमरा कुछ इस तरीके से कर लिया, उसमें लोग आते हैं, सस्ती दर पर स्टे कर सकते हैं। तो ये जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे उस समय पर यह योजना लेकर के सरकार आई थी, और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में इसे आधिकारिक रूप से सरकार ने लोगों के बीच में रख दिया था। लेकिन राष्ट्रमंडल स्थिति यह थी कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आप कल्पना कीजिए 2010 जो कमेटी आती है, राष्ट्रमंडल खेलों की जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है, वो जब दिल्ली में सर्वे करने आई कि यहां खेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि दिल्ली में खेल हो ही नहीं पाएंगे। दिल्ली में जो व्यवस्था होनी चाहिए राष्ट्रमंडल खेलों के हिसाब से वो है ही नहीं। सुरेश कलमाड़ी उस समय हुआ करते थे। सुरेश कलमाड़ी ने जो उनके अधिकृत लोग आए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन सबको वो अपनी एक गाड़ी में लेकर के गए, चाय नाश्ता हुआ, कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें कह दिया गया कि हां ये राष्ट्रमंडल खेल, इसके लिए दिल्ली तैयार है। 2010 का पाप 2026 में दिखा है, और उसके बाद भी जो सरकारें हैं, जिस तरीके की स्थितियां हैं, उसमें भी जो MCD है या दिल्ली सरकार है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जिस जगह पर जितना तुमने परमिशन दी है उससे ऊपर कोई आदमी कितना निर्माण करता चला जा रहा है, किस तरीके से करता चला जा रहा है, तुम अथॉरिटी हो, क्या कर रहे हो। तो एक पाप जो 2010 से शुरू हुआ, उसका पाप का घड़ा भरते 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 2026 और आज का दिन यह स्थिति हुई कि उस जगह पर आग लगी और 21 निर्दोष लोगों की जान चली गई। दिल्ली में पिछले कुछ दशकों में कई बड़े और दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कोई पहला हादसा है। कई लोगों ने अपने परिवार में अपनों को खोया है। आप देखिए दिल्ली में जो हादसे हुए हैं उसका भी एक रिकॉर्ड हम आपके सामने रखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि दिल्ली बार बार थर्राती रही,
दिल्ली में बार बार गड़बड़ियां होती रही, लेकिन सबक नहीं लिया गया। 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ, 59 लोगों की जान गई थी। 2018 में बवाना फैक्ट्री अग्निकांड हुआ। 2019 में अनाज मंडी अग्निकांड हुआ, 45 लोगों की जान गई। 22 में मुनका फैक्ट्री अग्निकांड हुआ, 27 लोगों की मौत हुई। 2026 में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट मालवीय नगर, जिसमें जो ताजा घटना है, 21 लोगों की जान चली गई। और इसके अलावा भी कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर कभी बेसमेंट में पानी भर जाता है, उस पानी भरने में कई गाड़ियां डूब जाती। जिस तरीके की बिल्डिंग्स बनी हैं उनमें ज्यादातर में फायर एनओसी नहीं है, निकलने का सीधा सीधा कोई रास्ता नहीं है। सकरी गलियों में कई कई मंजिला इमारतें तैयार कर दी गई हैं, हादसे के इंतजार में बैठी। कई भवन इतने जर्जर हो चुके हैं जिनको काफी समय पहले या तो उसमें से रिहाइश खत्म कर देनी चाहिए थी या उनको खाली करा लेना चाहिए था। ऐसा भी नहीं कर रही हैं अथॉरिटीज। आज शुरुआत में ही हमने आपको दिल्ली के नेताओं के बयान सुनाए। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उससे पहले आप चले जाइए कांग्रेस की 15 साल सरकार रही। 25-30 साल में जिस तरीके की दिल्ली को तैयार किया गया है, यह है देश की राजधानी। और क्या है, अथॉरिटी में जो बैठा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सही तरीके से काम करे, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर रहा। और आम आदमी का लालच कि भाई तू कमा रहा है, तू खा रहा है, मैं भी अपना घर बना लेता हूं। 1 कमरे की परमिशन है, 2 कर लिए तो कौन सी दिक्कत है, 2 के बजाय 4 कर लिए, 4 के बजाय 6 कर लिए, 4 मंजिल तान दी तो कौन सी दिक्कत है। ये दिक्कत है, ये है नतीजा। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी, वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है सर, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ यहाँ से। 7 बजे के बाद में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है। मेरे को बताया गया कि ऐसे ऐसे बात है, आप यहाँ जाइए, घटना हो गई है। मैं यहाँ आ गया, लेकिन वो दूसरा होटल है जहाँ घटना हुई है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या जो और भी होटल्स हैं आसपास में, क्या खाली कर कर जा रहे हैं जितने भी लोग यहाँ रह रहे थे? अब इसके बारे में मेरे को नहीं पता, सिर्फ मुझे यहाँ ड्यूटी करता हूँ, यहीं के बारे में पता है। आपके होटल की बात करें तो क्या खाली कर रहे हैं? हाँ, खाली कर रहे हैं। लगभग कितने जो लोग हैं इसमें रह रहे थे? इसमें रह रहे थे 15 आदमी। 15 खाली करके जा रहे हाँ, हैं? सभी खाली करके जा रहे क्या ये आग जो आज सुबह थोड़ी सी कुछ दूरी पे लगी मेरे रेस्टोरेंट में, इसके बाद से ये माहौल हुआ? हैं। हाँ, वो आग तो बहुत दूरी पे है, यहाँ से करीब समझिए 500 मीटर की दूरी होगी। तो वहाँ पे दूसरे मतलब उसमें आग लगी है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरनर्स भी रहते हैं यहाँ पर? फॉरनर रहते हैं, इलाज के लिए आते हैं मैक्स हॉस्पिटल में, जो भी कुछ है। आपके होटल में ये होटल जो है आपका वो खाली हो गया है अब? यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं? हाँ, खाली मतलब कुछ रह गया है तो वो भी खाली करवा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली स्थिति है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद उनका रिप्लेसमेंट भी नहीं है। मतलब नाइट के लिए आपने एक गार्ड को रखा है, गार्ड तो 24 घंटे के लिए होता है कि अगर कोई इस तरीके की स्थिति बने तो इमरजेंसी में वो बाहर चूंकि सिक्योरिटी दे रहा है तो बाहर से लोगों को मदद दिलवा सकता है। अपने होटल में अगर कोई घटना हो जाए तो उसके लिए अलग अलग तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लोगों की मदद मांग सकता है, सरकार को इन्फॉर्म कर सकता है, एम्बुलेंस को बुला सकता है, फायर ब्रिगेड को बुला सकता है। लेकिन ना, अपनी ड्यूटी खत्म, हम चले। दूसरी तरफ होटल वाले हैं जो अपना पैसा बचाने के लिए, या ऐसे लोग जो इस तरीके का रेस्टोरेंट चला रहे हैं जो सरकारी नियमों के तहत ही चल रहा है, लेकिन सरकारी नियमों को एक पोटली में बांध करके ऐसे किनारे रख दिया गया है और फिर इलीगल तरीके से जो काम किया गया है वहां से गैर कानूनी काम भी शुरू होता है। ये अपने आप में हमें सोचने वाली स्थितियां बनाता है कि आखिर इस तरीके की घटनाओं के लिए सरकार जितना दोषी है, दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे फायर फाइटिंग वाले हो, ये सब जितने जिम्मेदार हैं, उतनी ही जिम्मेदारी उस आदमी की भी है जो आम तौर पर एक आम आदमी के जैसा ही है और इस तरीके की घटनाओं के लिए सबसे पहले जिम्मेदार भी है, क्योंकि उसी ने अपने घर को एक होटल में बदला, जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा उसने उस चीज का कंस्ट्रक्शन किया, सिक्योरिटी नॉर्म्स का कोई पालन नहीं किया और उसके बाद
हद से ज्यादा लालच आज इस तरीके की स्थितियों को सामने रख रहा है। होटल में आग लगने पर अपना बचाव कैसे करें? अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं, होटल में आग लग जाए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस बात को भी हमने आपको बताना जरूरी समझा है। सबसे पहले तो जब कोई विपत्ति आए तो एकदम से घबराएं नहीं। हालांकि आग लगती है या इस तरीके की कोई सुनामी जैसी घटना होती है तो आपके पास ज़्यादा सोचने समझने का समय नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी होटल में हैं, आग लगी है, तो पहले घबराहट को किनारे करिए, थोड़ा सा हिम्मत बांधिए और उसके बाद लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। गीले तौलिए से अपने नाक और मुंह को ढक लीजिए। अगर रास्ता क्लियर है, सीढ़ियां हैं, तो आप सीढ़ियों से ही बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर धुआं ज्यादा है तो जमीन पर लेट जाइए और रेंगते हुए आगे बढ़िए, ताकि आपातकालीन निकास अगर किसी जगह पर है तो फिर आप अगर उस चीज का आपकी नजर में आ गया है वो रास्ता, तो आप उससे आगे बढ़ते हुए उस इमरजेंसी गेट का फॉलो करते हुए और आप बाहर आ जाइए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर आप जिस तरीके की आपको फौरी जान बचाने की स्थिति नजर आए, आप उस चीज का भी पालन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आज सिर्फ खिड़कियां ही नजर आईं, उनके सामने वही रास्ता था, तो उन्होंने वहां से कूद करके अपनी जान बचाने का फैसला किया। हालांकि उनको चोट आई है, उनके फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन फिर भी जान बच गई है। चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके का हादसा हुआ है वो अपने आप में विभत्स करने वाला, डराने वाला है। दिल्ली ने 1997 में, ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली आज जो हम देख रहे हैं विकास रफ्तार ये वो इस तरह, 1997 के बाद उपहार सिनेमा कांड हुआ था। उपहार सिनेमा कांड में सोचिए आप, एक थिएटर में कितने रास्ते होते हैं निकलने के लिए, लेकिन बॉर्डर फिल्म चल रही थी, वहां पर एक रास्ता नहीं था, जहां था भी वो सिटकनी लगी हुई थी, लोग बच्चे जिंदा जल गए। आग लगने पर सबसे बड़ी जो तकलीफ देह वाली बात होती है वो ये है कि आपको जरा सी आंच लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। जब इस तरीके का अग्निकांड होता है, आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति बनी हो गई। 21 लोग जिंदा जलकर मर गए। सरकार ने अपनी तरफ से यह कहा है कि हम जांच कराएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अगर सही तरीके से दिल्ली में एक बार भी जिन पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभा जाएं, तो दिल्ली में बहुतायत में ऐसे मकान, ऐसे दुकान, ऐसे साधन सामने आ जाएंगे जो जानलेवा हैं। रिहाइश के बीच में कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। यहीं जहां आग लगी है, लाइन से ऐसे मकान हैं जिन्होंने इसी तरीके से बीएनबी स्कीम का फायदा लेते हुए अपने घरों को होटल्स में तब्दील किया है। वहां पर भी लोग रहते हैं। उन लोगों ने अपने घरों को खाली करा लिया है इस घटना के बाद, लेकिन जिस तरीके से मंजिलें तानी गई हैं, क्या वो टूटेंगी? क्या सिक्योरिटी नॉर्म्स का पालन होगा? और अगर सरकार सख्ती के साथ में उन चीजों को कराती है तो आम आदमी को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो गलत करके बैठा है। और अगर किसी को उसने घूस दी है, किसी जगह पर अपने इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए उसने किसी को माल खिलाया है, तो यही मौका है। अरे किसी जगह से तो साफ कर लो, तुम नाम बताओ कि हमने इसको पैसा दिया है, इसने हमें इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करने पर ऐसे करके आंखें अपना मुंह फेर लिया। जब तक 2, 4, 10, 20, 25, 100 लोगों को सजाएं नहीं होंगी, आप यकीन मानिए कि इस तरीके के हादसे किसी भी शहर में होते रहेंगे। क्या लखनऊ में ऐसा नहीं है? क्या पटना में ऐसा नहीं है? जयपुर में नहीं है? भोपाल में नहीं है? हर जगह है। लेकिन हमें सबक लेने की आदत नहीं है। घटना होती है, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये स्थितियां ही खतरनाक हैं और जानलेवा हैं। देश के पूर्वी हिस्से में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी अब अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझती दिखाई दे रही हैं।
करीब 1.5 दशक तक भाजपा के लगातार हमलों और राजनीतिक चुनौतियों से लड़ने वाली पार्टी टीएमसी में अब खुली बगावत हो रही है, गुटबाजी हो रही है और नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। मां, माटी और मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई टीएमसी की चुनावी हार ने पार्टी के भीतर दबे असंतोष को जग जाहिर कर दिया है। वरिष्ठ नेता हों या पार्षद हों, विधायक हों, कई चेहरे अब खुलकर पार्टी नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं। हालिया घटनाक्रम ऐसे सवाल उठा रहा है कि क्या बंगाल में एकनाथ शिंदे मॉडल रिपीट होने वाला है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि टीएमसी में बगावत के सुर तेज हो गए। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को निष्कासित करना ममता बनर्जी के लिए सियासी तौर पर महंगा पड़ा है। बंगाल में बाकी नेताओं और भाजपा के लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, पहले वो सुन लीजिए। There is no place in I in this two-thirds strong legislative team of the Trinamool Congress inside the 18th West Bengal Legislative Assembly. This legislative party doesn't believe in I. It believes in we. Whatever norms are framed out, we have followed every norms, and that's why we have been accepted as the principal opposition in this 18th West Bengal Legislative Assembly. Is this Trinamool Congress or is this a new front? What is it? No, This is, I am categorically telling you, I have inside also told you, we want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by, in Trinamool Congress symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim and the claim has been accepted. एक जगह में ममता बनर्जी बोल रहे थे कि हमारा नीति, पार्टी का नीति, हमारा दर्शन, हमारा आदर्श, कल ही बोल रहे थे वो एक धरना में बैठ के। पता नहीं वो कौन सा दर्शन के बात बोल रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा नीति आदर्श के बात बोल रहे हैं, जहां पर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चोरी हुआ है। बंगाल के हार्ड अर्न्ड मनी, टैक्स पेयर का मनी को चोरी किया गया है, लूटा गया है। और मेरा दफ्तर में तो माने म्युनिसिपल अफेयर्स इतना लूट हुआ है कि उसको अभी हम लोग को माने वी आर गेटिंग पजल्ड एट टू माने किस तरह से उसको स्ट्रीमलाइन करे, इतना चोरी हुआ है। सिर्फ चोरी नहीं, देखिए करप्शन एक जगह है, एक है लॉ एंड ऑर्डर, एक है आम जनता को सिक्योरिटी देना, वो भी पूरा चूरमार कर दिया। पूरा माने ये पार्टी कौन सा हमारे ममता बनर्जी बोल रहे कि हमारा दर्शन, हमारा, तो जिस पार्टी का कोई फाउंडेशन ही नहीं है, जिस पार्टी का कोई नीति नहीं है, दर्शन नहीं है, आदर्श नहीं है, आज उस पार्टी का क्या अवस्था होने चला है, ये तो बंगाल के लोग और भारत के लोग देख रहे हैं। विधायक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा ने चिट्ठी लिखा था स्पीकर को कि उनका साइन फॉर्ज किया है, साइन फॉर्जरी हुआ है, और ये सुनने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन दो विधायकों को एक्सपेल कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैंने भी तृणमूल कांग्रेस किया बहुत साल, मेरे पास ये खबर आया कि, और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। और आज शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं, और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। ये एक बार फिर से साबित होता हुआ दिख रहा है जब बंगाल में टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलएज ने विधायक दल के नेता के रूप में
चुन लिया। विधानसभा अध्यक्ष रतीन्द्र बोस ने समर्थन पत्र उनको सौंपा गया। जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा उपनेता बनाए गए। वहीं अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया। इसके कुछ देर बाद स्पीकर रविंद्रनाथ बोस ने ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष उनको एक विशेष सलाहकार के रूप में बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार किया है। अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव था। विधायक संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। टीएमसी के बागी विधायक नेता विपक्ष चीफ व्हिप जैसे पद तो ले सकते हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की तरह पार्टी पर अधिकार अभी नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। हालांकि इसके लिए 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी जरूरत होगी। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों का रुख भी महत्वपूर्ण होगा। इसे बचने के लिए ममता ने पहले ही सभी कमेटियां भंग कर दी थी। यह मामला मुख्य रूप से 10वीं अनुसूची में दिए गए दल बदल कानून, पार्टी संगठन के संविधान और निर्वाचन आयोग के नियमों से तय होता है। 91वें संविधान संशोधन के बाद कम से कम 2/3 विधायक मूल पार्टी से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल जाएगी। इसके बाद चुनाव आयोग यह जांच करता है कि पार्टी पर असली नियंत्रण किसका होगा। इसके भी 4 पॉइंट तय हैं। जिस तरीके से यह पूरा मामला है उस बात को हमें समझना होगा कि 12 दिन में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, जिससे टीएमसी में टूट का रास्ता बना है, पार्टी संगठन किसके साथ है, पार्टी पर किसका नियंत्रण होगा, इस बात को समझिए। राष्ट्रीय या राज्य कार्यकारिणी किसके साथ में है, एक बात यह है। इसके बाद पार्टी संविधान क्या कहता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन किसे है, वो किसको पसंद कर रहे हैं, उनका नेता कौन है, और पार्टी संगठन किसके साथ में। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको शायद टीएमसी के उन लीडर्स को जहन में रखना होगा जो इस समय पार्टी से अलग होकर के अपना दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस का चुनाव निशान है कि घास है और ऊपर फूलों का जोड़ा है, वो चुनाव निशान भी जो बागी विधायक हैं या जो अलग हुए हैं, जिन्हें मान्यता मिली है, उनके पास आना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जोर शोर से कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है, उनके बनाए हुए किसी आदमी का नेतृत्व भी स्वीकार नहीं है। अब ममता बनर्जी की जहां तक बात है तो यह गुट जो अलग हुआ है टीएमसी से, ममता बनर्जी से, वो अभी भी यह कह रहा है कि ममता बनर्जी से उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो सलाहकार के रूप में रहें ताकि विपक्ष का क्या काम सदन में होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें अपनी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके दिशा निर्देश, इसका मार्गदर्शन ममता बनर्जी करती रहें। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के पास कुल 80 विधायक हैं। इसमें करीब 34 मुस्लिम विधायक हैं और बाकी 46 हिंदू विधायक हैं। इसमें विधायक जाकिर हुसैन 67 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ राज्य के सबसे अमीर विधायकों में गिने जाते हैं। वहीं शहरी सीट के विधायक अहमद जावेद खान करीब 39 करोड़ की संपत्ति रखते हैं। और जिस तरीके से टीएमसी के भीतर यह बगावत हुई है, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में टीएमसी की चुनौतियां किस तरीके की बढ़ेंगी। आप देखिए कि इनकी जो शिक्षा है, संपत्ति है, वो किस तरीके की है। जाकिर हुसैन कुल घोषित संपत्ति 133.5 करोड़ की है, 10वीं पास है ये। अब क्या किया हुआ, कौन सा इसने फैक्ट्री लगाई है, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अहमद जावेद 39 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनकी जो
क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। और आगे चलिए, गुलशन यूनुस मलिक 90 लाख रुपए की संपत्ति है, इनकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। 90 लाख रुपया, कोई है हिंदुस्तान में ऐसा 12वीं पास 90 लाख रुपया वाला? मोहम्मद नजरुल इस्लाम, संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ऊपर, एजुकेशन स्नातक। स्नातक भी ऐसे नहीं मिलेंगे, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप समझिए क्या है ये जो कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे हैं। अब इससे 2-3 चीजें आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। पिछले 15 साल से जिस तरीके की ममता बनर्जी की सरकार चल रही थी, इसी तरीके के ज्यादातर लोग, कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, कोई स्नातक है, कोई पढ़ाई लिखा नहीं है, ऐसे लोग बहुत सारे हो सकता है। अभी नागरिकता की जांच है तो पता नहीं इन विधायकों में कौन यहां का है, कौन कहीं और का है। ये सब भी अभी मसले हैं। संपत्तियां अर्जित होती रहीं, न सिर्फ संपत्तियां अर्जित होती रहीं बल्कि जिस तरीके की स्थिति बनी है वो ये बताने के लिए काफी है कि अभी मामला थमा नहीं है। जिस तरीके से अपनी कमाई, काली कमाई की गई है, वो कहां पर जाकर के उसको किस तरीके से बचाया जाए, एक ये भी वजह है जो पार्टी की टूटन हो रही है। और दूसरी एक और वजह है, राजनेता कभी राजनीति नहीं छोड़ता है। क्या पता कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये तस्वीरें अब आप देखिए। अभिषेक बनर्जी रास्ते में कूटे जा रहे हैं। जिस व्यक्ति का दबदबा अब से कुछ दिन पहले तक पश्चिम बंगाल में जिसकी तूती बोलती थी, आज उसकी जो स्थिति है वो सबके सामने। और ये कौन कर रहा है? ये गए थे दंगा, जो चुनाव के बाद हिंसा हुई, उन लोगों से मिलने गए थे। चुनाव के बाद तो हिंसा 2021 में भी हुई थी, लोगों को जिंदा जला दिया गया था, मर्डर किए गए थे। स्थिति ऐसी बनी थी जब पश्चिम बंगाल के लोगों को पलायन करके असम जाना पड़ा था। ये कल्याण बनर्जी गिरे पड़े हैं, पता नहीं किस तरीके से इनके लाठी लगी है। आप देखिए तस्वीरों में, अचानक सिर पकड़ा और उसके बाद लेट गए जमीन पे। तो ये अपने आप में ऐसी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस मोड़ पर आ गई है तुम्हारी सियासत। टीएमसी जिसका कभी दबदबा होता था, जिसका कभी रुतबा होता था, जब सत्ता बदलती है और पुराने पाप, पुराने काम जाग जाते हैं तो जनता क्या हश्र करती है। राजनेताओं को शायद ये भी समझने की जरूरत है, और जितनी जल्दी समझ लें बाकी के भी अलग अलग राज्यों के भी नेता, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी समझ लीजिए कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं बीजेपी को जब तक हरा नहीं लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अब ममता बनर्जी पर अगर सारा डेंट आ जाएगा, टीएमसी की हार की सारी जिम्मेदारी अगर ममता बनर्जी ही ओढ़ लेंगी, तो फिर बचेगा क्या? तो ये जो विघटन हो रहा है और जिस तरीके से मान्यता और ये सब चीजें चल रही हैं, अलग अलग चश्मे हैं जिससे आप देखेंगे तो बहुत सारे पहलू अलग अलग तरीके के आपको नजर आएंगे। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व अस्वीकार किया गया, यानी अभिषेक बनर्जी को किनारे कर दो। ममता बनर्जी कह रही है हम बीजेपी को जब तक हरा नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये जो गुट अलग हुआ, ये भी ये कह रहा है कि ममता बनर्जी के हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। मतलब इनकी लीडर के रूप में अभी भी ममता बनर्जी की स्वीकार्यता बनी हुई है। उस लिहाज से ममता बनर्जी अगर अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाना चाहती है तो उनकी स्वीकार्यता इनके समर्थकों के बीच में भी बढ़ी हुई है। ये जो अलग हो रहे हैं पार्टी से, इनके सामने भी ये चुनौती है कि जो कमाया है माल पिछले दशकों में, उसको किस तरीके से बचाया जाए। बचा भी पाएंगे या नहीं ये तो आगे चल करके पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी से किनारे हो जाओ, अभिषेक बनर्जी से किनारे हो जाओ ताकि राह में कूटे ना जाएं। तो ये अपने आप में ममता बनर्जी, टीएमसी, अभिषेक बनर्जी और उन तमाम 80 विधायकों के लिए सोचने का वक्त है कि उन्होंने क्या बोया है और क्या काट रहे हैं। जिस तरीके से धीरे धीरे जनाधार खत्म होता है, पार्टी कभी सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सारी चीजें भी हैं। अनोखा ट्रेंड ये भी है कि राज्य में पिछले दशकों में राजनीतिक सफर जिस तरीके का रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से इन लोगों ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। सत्ता जाने के बाद
पार्टियां खत्म हुई हैं। 77 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस हाशिए पर चली गई, फिर कभी कांग्रेस की वापसी हो नहीं पाई बंगाल के भीतर। इसके बाद वामपंथ की सरकार आई। वामपंथियों की सरकार भी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से 34 साल तक राज करने वाली सीपीएम और अन्य वामपंथी दलों की सरकार को 2011 में शिकस्त दी, उसके बाद आज लेफ्ट पश्चिम बंगाल में ढूंढने से नहीं मिलती। एक बड़ी वजह यह भी है कि बहुत सारे लेफ्टिस्ट थे जो चले आए टीएमसी में। अभी यही स्थिति टीएमसी के भीतर भी बनी हुई है। हालांकि बीजेपी ने बहुत सारे टीएमसी के लीडर्स पर रोक लगा दी है कि अब किसी को लिया नहीं जाएगा, अगले 3 महीनों तक हम किसी को भी अपनी पार्टी में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे या उनको मान्यता नहीं देंगे। सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन जो बंगाल की स्थिति बनी हुई है उसमें इस बात को कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता का जो गुस्सा है, जिस तरीके की जनता की मनोदशा है, उसमें फिलहाल टीएमसी के लिए और टीएमसी के उन तमाम विधायकों के लिए कोई ऐसा रास्ता बचा नहीं है जहां से वो आगे अपना भविष्य देख पाएं। इसके साथ साथ राजनीति का एक पहलू यह भी है कि ममता बनर्जी अपने आप को सेफ करने के लिए अभिषेक बनर्जी की क्या बलि चढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से पिछले दौर में अपनी हनक दिखाते रहे हैं, उस हनक का कहां क्या परिणाम होगा वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल बंगाल की राजनीति या बंगाल का जो सबक है वो पूरे देश के राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि राजनीति करो, जमकर करो, अपनी तरह से भी करो, लेकिन इस देश के साथ में कुछ भी ऐसा मत करो कि देश के नागरिक त्राहिमाम कर उठें और अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही जिले में, अपने ही घर में वो बेगाने हो जाएं। फाल्टा से जिस जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि टीएमसी का जो ये क्लब था या प्रदेश भर में जो इनके क्लब थे, स्थितियां ये थी, लोगों ने बताया है कि जब किसी घर में शादी होती थी, कोई ब्याहता महिला आती थी, तो घर वालों को यह फरमान दे दिया जाता था कि पहले टीएमसी के क्लब में भेज दो। इस हद तक पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त हुई है। और बड़ी चीज यह है कि इसमें से कितने हिंदुस्तानी हैं ये तो अपनी जगह पे है। टीएमसी में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को जिस तरीके से पनाह दी और जिस तरीके की जुल्म ज्यादती उन्होंने हिंदुस्तानियों पर की है इसी टीएमसी के संरक्षण में, उससे बड़ी घृणा जनता की हो नहीं सकती थी जो स्थितियां आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस देख रही है। इस राजनीतिक घटना से सबक लीजिए। नमस्कार।